हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर अपने चैनल पर आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। इसके पूर्व हम लोगों ने स्वर के संबंध में, भाषा के संबंध में, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी के संबंध में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज मैं नया अध्याय प्रारंभ कर रहा हूं विराम चिन्ह के संबंध में। आज हम लोग इस भाग में विराम से संबंधित चीजों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं या आपको बताना चाहता हूं कि विराम चिन्ह होते क्या हैं। यदि विराम चिन्हों का प्रयोग न किया जाए, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो या अन्य किसी भाषा में जहां भी विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो क्या हम उस विषय का अध्ययन ठीक से कर पाएंगे? कदापि नहीं। क्यों कि विराम चिन्हों का प्रयोग ही हमें अपने बातों को, अपने संवादों को उतार चढ़ाव के माध्यम से यह बतलाता है कि हमारे भाव क्या हैं, हम किस प्रकार से किस शब्द को कहां पर और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों प्रयोग कर रहे हैं, उसका क्या अर्थ निकलेगा। बहुत सी बातें विराम चिन्हों पर ही निर्भर करती हैं। पद हो, संवाद हो, गद्य हो, इन सब चीजों में हर स्थान पर, हर जगह जहां भी आप पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नाटक में जब पात्र संवाद बोलता है, उसके पूर्व मंच पर कौन सा कलाकार जा रहा है, कौन सा पात्र जा रहा है, उसको क्या बोलना है, उसके भाव क्या होने चाहिए, इन सब स्थानों पर भी आपने देखा होगा कि विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम हर रोज, प्रत्येक दिन अपने परिवार में, अपने भाई बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ, मित्रों के साथ अथवा बाजार में, हाट में, जब भी हम जाते हैं किन्हीं वस्तुओं को खरीदने के लिए, वहां पर जो संवाद करते हैं, इन सब जगहों पर हम अपने भावों को जब व्यक्त करते हैं तो कहीं रुकते हैं, कहीं तेज बोलते हैं, कहीं धीरे बोलते हैं, भाषा में उतार चढ़ाव आता है। इसलिए विराम चिन्हों का अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात विराम चिन्ह कहते किसे हैं? वाक्यों के उच्चारण करते समय हम कहीं कहीं विराम लगाते हैं, कहीं कहीं रुकते हैं। तो विराम का अर्थ होता है रुकना, और विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा और भाव को व्यक्त करने के लिए जब हम करते हैं तो उसको विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह 12 प्रकार के होते हैं। इसका अध्ययन हम लोग क्रम से करेंगे, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से आप पढ़ेंगे, क्योंकि आमतौर पर विराम चिन्हों का प्रयोग सही ढंग से ना करने के कारण प्राप्तांक अच्छे नहीं होते हैं। निबंध है, अनुच्छेद है, भावार्थ है, व्याख्या है, हम कुछ भी लिखते हैं, समाचार है, पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, कविता लिखते हैं, कहानी, उपन्यास, कुछ भी लिखते हो, हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। तो मैंने देखा है बहुत से विद्यार्थी लिखते चले जाते हैं लेकिन विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण उनके जो प्राप्तांक है काफी कम हो जाते हैं। तो यदि आप इन विराम चिन्हों को
ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो अवश्य ही आपके प्राप्तांक अच्छे होंगे। आप बहुत अच्छे ढंग से लिख पाएंगे, बिना त्रुटि के सभी चीजों को लिखने में आप आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं पूर्ण विराम पर। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरा ठहराव या रुकना। जब हम अपने वाक्य को पूरा कर देते हैं तो एक खड़ी पाई खींचते हैं, इसी को विराम चिन्ह कहा जाता है। अब इस चिन्हों का प्रयोग वाक्य के समाप्ति पर ही हम करते हैं। इसके पश्चात कभी भी चाहे गद्य हो या पद्य हो, जब हमारी बात पूरी खत्म हो जाती है, पूरी तरह समाप्त हो जाती है, वहां खड़ी पाई लगाते हैं, उसको विराम चिन्ह कहा जाता है। फिर उसके बाद से हम दूसरा वाक्य शुरू करते हैं। अब आते हैं अल्प विराम पे। एक छोटा सा कॉमा हम लगाते हैं। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य को पढ़ते समय जब हम कहीं कहीं रुकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनको यदि आप ध्यान देंगे तो आपका अल्प विराम कभी गलत नहीं होगा। उन चीजों को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, इसका प्रयोग किंतु, परंतु, तो, भी, लेकिन, मगर, अतः, इसलिए, क्योंकि, जिससे, इससे, वरन, पर, बल्कि, ये जितने अव्यय होते हैं, इन अव्ययों के पहले हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जब एक ही प्रकार के शब्द या वाक्य होते हैं, 2 बार 3 बार, वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। तीसरी बात, यदि वाक्य में यह, वह, उसे, तब, अब, वहां, या, तो ये न हो, लुप्त हो ये, तो वहां पर इसका हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हां या नहीं के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पत्र में जब हम संबोधन करते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। जब शब्द को 2-3 बार दोहराया जाता है, उन स्थानों पे हम इसका प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल के द्वारा आपको ज्ञात होगा कि इसका प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं, क्रम से देखेंगे। सबसे पहले आपने देखा तो, भी, परंतु, लेकिन, मगर, किंतु, अतः, ये सभी अव्यय हैं, इसके पहले प्रयोग करते हैं। जैसे आपने लिखा अतः आपसे निवेदन है, आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं आप अतः आपसे निवेदन है कि, तो अतः के बाद कॉमा आप लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। इसके अलावा जब आप किसी बातों पर विशेष जोर देते हैं, हंसो मगर धीरे से, बोलो लेकिन जोर से, तो इस तरह का जहां वाक्य आता है वहां भी आप कॉमा लगाते हैं, हंसो के बाद, बोलो के बाद। इस तरह से हम आगे बढ़ते चलते हैं। देखिए, जब नाम, कई नाम एक साथ हो, जैसा कि आपने देखा वहां पर सुरेश, गणेश, दिलेश, मोहन, भोला, ये सभी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। तो ये नाम का जहां जहां प्रयोग किया वहां पर आपने कॉमा लगाया, जैसा कि आपने देखा। इसके बाद जहां पर
लुप्त होती है तो इत्यादि। यहां पे देखिए, जब जाना ही है चले जाओ, यहां तो लुप्त है, जाना ही है तो चले जाओ, हमने तो नहीं कहा। यहां पर आना चाहते हो आओ, यहां पर मैंने कुछ नहीं लगाया। आना चाहते हो तो आओ, तो का प्रयोग नहीं किया गया। तो ऐसी जगहों पर जहां ये तो लुप्त हो या इस तरह के जो शब्द आते हों वो लुप्त हों, तो वहां पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद आपने देखा हां या नहीं के बाद प्रयोग किया जाता है। वहां कैसे होगा? हां, मैं तुम्हें जानता हूं, नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। हां या नहीं के बाद हम थोड़ा सा विराम लेते हैं, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे भाइयों, आप अपनी शक्ति पहचानिए, भाइयों को संबोधन किया गया, यहां पे वाक्य प्रयोग, यहां पर हमने जो है अल्प विराम का प्रयोग किया। इसके पश्चात जब एक ही शब्द 2-3 बार दोहराया जाए, नहीं नहीं मैं वहां नहीं जा सकता, तो नहीं नहीं शब्द को 2 बार दोहराया गया। ऐसी जगहों पर अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जब तिथि की बात आती है, कहीं भी हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे 26 जनवरी 1950 को 50 के बाद कॉमा लगा देंगे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 के बाद अल्प विराम लगाएंगे। तो जहां भी इस तरह के शब्द आते हैं, वाक्य आते हैं, वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद जब हम संबोधन करते हैं, पत्र लिखते हैं, वहां संबोधन करते हैं, प्रिय मित्र कॉमा लगा देते हैं, आदरणीय पिताजी वहां कॉमा लगा देते हैं। तो इस तरह से हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम का चिन्ह है, ऊपर एक बिंदी, नीचे कॉमा। इसमें अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहराव होता है। साथ ही ऐसे वाक्यों के बीच में संबंध बहुत अधिक ना होकर बहुत कम होता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लें, सुबह का समय था, मैं पार्क में टहल रहा था, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, अचानक कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। तो यहां जहां जहां हम ठहरे हैं वहां पर ये अर्ध विराम का चिन्ह हम लगा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, मुख्य परिणाम के वाक्य के आगे मुख्य वाक्य के परिणाम की व्याख्या अन्य वाक्यों से करने पर हम वहां प्रयोग करते हैं। जैसे प्रधानाचार्य के कार्यालय में आते ही, यहां पे प्रयोग करेंगे, परिदृश्य बदल गया, चारों ओर शांति हो गई, सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। तो ये ठहराव जहां जहां है, यहां पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। इसके पश्चात प्रश्नवाचक चिन्ह पे हम चलते हैं। इस चिन्हों का प्रयोग प्रश्न पूछने पर वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे तुम कहाँ गए थे, क्वेश्चन मार्क, आप कब लौट के आएंगे, क्वेश्चन मार्क, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें खास बात यह है कि इस चिन्ह का
हम मुख्य रूप से 2-3 स्थानों पर ही प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, पहला है क्या आप वहां रोज जाते हैं, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये वाक्य खत्म होने के बाद हुआ। दूसरा, आप क्या पढ़ते हैं, इस तरह का प्रश्न है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। लेकिन तीसरा जो है वह उत्सुकतावश जब हम कुछ पूछते हैं तब उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे आप विवेक जी के पुत्र हैं, क्वेश्चन मार्क। आपके पिताजी का नाम महेंद्र है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे प्रयोग किया जाता है। अब आगे आते हैं कि ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न और उत्तर दोनों होता है, ऐसे स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे वह कहाँ जाता है, मैं नहीं जानता। तुम क्या करते हो, मुझे सब पता है। तो ऐसे स्थानों पर हम प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना होगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह, जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। जिन स्थानों पर हमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, विषाद, भय, दुख आदि प्रकट करना होता है, वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वाह तुम तो प्रथम आ गए। हाय मैं क्या करूं, अरे वो तो गिर पड़ा। वाह क्या ताज है। तो इस तरह का जहां प्रयोग किया जाता है वहां विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किसी खास यानी कि विशेष चीजों को प्रदर्शित करने के लिए, उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी पुस्तक का नाम हो, किसी कविता का नाम हो, किसी व्यक्ति का उपनाम हो, लघु कथा हो, वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे किसी कविता का नाम आप लिखते हैं, उड़ते हुए पंछी, वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं उद्धरण चिन्ह का। लघु कथा का कोई नाम आप ले सकते हैं, टूटता हुआ कुछ, एक लघु कथा है, यह भी उद्धरण चिन्ह में लिखे जा सकते हैं। किसी व्यक्ति का उपनाम, जैसे रमेश सिंह, आगे जो ब्रैकेट में लिखते हैं, उद्धरण में लिखते हैं, उपनाम में हर्ष या अन्य घायल, इस तरह का कोई नाम जो लोग लिखा करते हैं तो इसको उद्धरण चिन्हों में लिखा जाता है। और इसके पश्चात है योजक चिन्ह। इसका प्रयोग दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने या तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहां पर तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, फिर आगे योजक चिन्ह, फिर उसका लिखते हैं सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान, तो जय जवान और जय किसान के बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं और उसके बाद एक लंबा योजक चिन्ह लगा करके हम लाल बहादुर शास्त्री का नाम लिखते हैं। कोष्ठक वाक्य से संबंधित ऐसी जानकारी जिसको हमें अलग से देना होता है उसको हम कोष्ठक में लिखते हैं। जैसे वासुदेव कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, तो कृष्ण को वासुदेव भी कहते हैं, इसलिए वासुदेव जो शब्द है उसको कोष्ठक में रखा गया। इसके पश्चात अभिनय, अभिनय संकेतों को कोष्ठ में रखा जाता है। जैसे आपने यदि एकांकी की पुस्तक पढ़ी होगी या नाटक की कोई पुस्तक पढ़ी होगी तो आपने ये देखा होगा कि पहले पात्र का नाम होता है, उसके बाद कोष्ठक में उसके भाव लिखे होते हैं और उसके बाद उसके संवाद लिखे होते हैं।
तो उसी हिसाब से, उसी प्रकार से पात्र संवादों को बोलता है, उसी भाव में बोलता है। तो अभिनय के लिए यह बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा जितने चलचित्र हैं, दूरदर्शन पे कार्यक्रम हैं, जो भी संवाद हैं, वो सब जो भावों के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, अलग अलग तरह से भाव के द्वारा, और उनको निर्देशित किए जाते हैं, वहां पर कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे रावण को हट्टास करते हुए बोलना है तो लिखा रहेगा पहले रावण, उसके बाद ब्रैकेट्स में लिखा रहेगा हट्टास करना है, और फिर उसके बाद उसके अभिनय के बारे में लिखा होगा कि हट्टास करते हुए यहां से वहां तक उसको चलना है या जाना है। इस प्रकार से कोष्ठक का प्रयोग अधिक से अधिक अभिनयों में किया जाता है, यानी कि नाटक में किया जाता है। अब इसके बाद है क्रम सूचक अंक या वर्ग में, वर्ण में। जैसे कोई प्रश्न है, उसको 1 2 3 4 लिखना हो, 1 2 3 4 नंबर डालने हो, उसको ब्रैकेट्स में डालते हैं, उसको कोष्ठक में डालते हैं। या क ख ग घ होता है, अ ब स द य ऐसे होता है, तो हम उसको ब्रैकेट में डाल करके फिर उसके सामने उसके प्रश्न को या अन्य चीजों को लिखते हैं। तो यहाँ पर अंक का या वर्णों का प्रयोग कोष्ठक में किया जाता है। अब इसके बाद वाक्य में व्याख्यात्मक शब्दों को लिखने के लिए, जैसे आयुर्वेद जीवन देने वाली विद्या की शिक्षा है। अब वो आयुर्वेद किस चीज की शिक्षा है, इसके बारे में बताया गया है कि जीवन देने की विद्या। इसको ब्रैकेट्स में लिखा गया, कोष्ठक में लिखा गया, इसलिए कि उस पर हमें विशेष ध्यान देना है कि विद्या किस लिए सिखाई जा रही है। इसके पश्चात हम आते हैं लाघव चिन्ह पे। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे BA लिखना है, MA लिखना है, तो उसके आगे हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर लिखना है तो डा लिख करके ऊपर चंद्र बिंदु लगाते, बिंदी तो नहीं रहती है वो, लेकिन उसके बाद हम शून्य बनाते हैं, इसको लाघव चिन्ह कहा जाता है। इसके पश्चात त्रुटि पूरक चिन्ह, जैसा कि आप देख रहे हैं V के आकार में है, लेकिन वो उल्टा V बना हुआ है, यानी कि एक टाइप में। इसको लिखते समय जब वाक्य को लिखा जाता है तो बीच में अगर कोई शब्द भूल जाता है तो हम उसका प्रयोग वहां करते हैं। जैसे हम सब के लिए प्राण दे देंगे, अब यहाँ देश भूल गया लिखना, तो हम त्रुटि पूर्वक चिन्ह यहाँ लगा दिए और ऊपर लिख दिया हमने देश के लिए। तो उस तरह का प्रयोग आपने किया होगा। इसको त्रुटिपूर्ण जो है विराम चिन्ह कहते हैं। इसके बाद है विवरण चिन्ह। इसका प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे पाठ का विवरण निम्न है, ऐसा लिखने के बाद 2 बिंदी और एक आगे योजक चिन्ह की तरह लगाते हैं, इसको जो है विवरण चिन्ह कहा जाता है। और अंत में अपूर्ण या उप विराम चिन्ह, किसी संबंधित विषय या शीर्षक के एक भाग को अलग से सूचित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सूरदास, फिर वहां पे हम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, उप विराम का चिन्ह प्रयोग करेंगे, या इसको पूर्ण या उपविराम भी कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे एक अध्याय। इसी प्रकार निराला एक अध्याय, ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर विराम चिन्ह समाप्त होता है। आप इसको ध्यान से पढ़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसके बारे में मैं कुछ और ये कहना चाहता हूं कि आप दैनिक जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ जो संवाद करते हैं, उस संवादों को ध्यान में रखें। और साथ में जो भी विराम चिन्ह आप पढ़ रहे हैं, उन विराम चिन्हों को ध्यान में रखें। 1-2 बार आप उसको पढ़ लें, सारे विराम चिन्ह आपको याद हो जाते हैं कि कौन से विराम चिन्ह कहाँ पे लगते हैं, कैसे लगते हैं और उनका नाम क्या है। ये अभ्यास के आधार पे अगर आप इसको करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका लेखन त्रुटि कहीं नहीं होगा। आप कुछ भी लिखेंगे, कहीं भी विराम चिन्हों का प्रयोग करना होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप सुबह से लेकर शाम तक
अनेक लोगों से बातचीत करते हैं, विभिन्न प्रकार की बातचीत करते हैं। शाम के समय या किसी भी अन्य समय में जब भी आपको मौका मिले, समय मिले, आप उसको मनन कीजिए, ध्यान दीजिए कि आपने किससे क्या कहा और उस जगह पर किस चीज का, किस चिन्हों का प्रयोग हमको करना है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका जो चिन्ह है, विराम चिन्ह है, वह बहुत अच्छे ढंग से तैयार होगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स पाएंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।